Assalamualaikum viewers, myself Bushra Jami and I am a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel Psyche Potential, Live Inspirational, Live Easy. If you are new to my channel, then before going to the videos, please subscribe to my channel and press the bell icon and like the video for my motivation. Now let's go to the video. हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हम किस तरह से सोशल साइकोलॉजी को जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एप्लीकेबल बनाते हैं, या सोशल साइकोलॉजी किस तरह से हमारे नॉर्मल लाइफ में एप्लीकेबल है। सोशल साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू जो है सोशल साइकोलॉजी हमारी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होती है। उसमें सबसे पहले आता है सोशल थिंकिंग, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब इन सब की चीज़ों के बारे में जो है वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। Social psychology's principles are applicable in everyday life. The principles of social thinking, social influences, and social relationships have big applications and implications for human health and well-being, for judicial procedures and jury decisions in courtrooms, and influencing the behaviors that will enable an environmentally sustainable future. अच्छा, किस तरह से सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल जो हैं, व्हाट आर द सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स इन द क्लिनिक्स, कि किस तरह से हम देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी क्लिनिक्स में किस तरह से एप्लीकेबल होती है। ये किसी भी लेमैन के या किसी भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के जो है वो जजमेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है, कि किस तरह से एक बंदा जो है वो किसी चीज़ के बारे में अपनी जजमेंट्स रख रहा है, क्या वो जजमेंट्स ठीक हैं या सही गलत है। ठीक है, इसी तरह ये एप्लीकेबल होती है कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी कौन से थिंकिंग प्रोसेस है जो कि हमें प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और फिर ये एप्लीकेबल होती है कि किस तरह से हम जो मैल एडेप्टिव थॉट पैटर्न्स होते हैं उन्हें किस तरह से रिवर्स किया जाता है, ये इसमें भी हेल्पफुल होती है। एंड व्हाट पार्ट डू क्लोज स्पोर्ट रिलेशनशिप्स प्ले इन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, किस तरह से हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी हेल्थ एंड हैप्पीनेस में एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जो कि सोशल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं और वो क्लिनिकली भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी एक पार्ट की, कि किस तरह से जो है वो ये पार्ट सोशल साइकोलॉजी के ये पार्ट जो क्लिनिकली एक्टिवेट होता है। अगर हम बात करें परसुएशन की या जो है वो कंफर्मिटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए परसू करने की कोशिश करें, यानी कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये हमें सोशल साइकोलॉजी बताएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें जो है वो अम, अ, किसी पर्सन के क्रेडिबल होने की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो बंदा है ये दूसरे बंदों से या दूसरी चीज़ों से जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और इसके अंदर वो सारी की सारी एबिलिटीज़ हैं। तो इन चीज़ों के सवालों के जो जवाब हैं वो हमें मिलेंगे सोशल साइकोलॉजी से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सोशल साइकोलॉजी में जो है वो क्लिनिकल सेटिंग्स क्या होती हैं और क्यों क्लिनिकल सेटिंग्स हम बनाते हैं। क्लिनिकल सेटिंग्स हमारे पास वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो कि मे बी जो कि रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मेडिकल मेंटल हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं। अब क्यों हम क्लिनिकल सेटिंग्स बनाते हैं, क्योंकि जब लोग जो हैं वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, यानी कि वो एक क्राउड में होते हुए भी अगर वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उन सिचुएशन से निपटने के लिए या कोई ऐसी क्लिनिकल हेल्प के लिए वो जो है ना वो फील करते हैं, तो इन सिचुएशन से निपटने के लिए जो है वो हम क्लिनिकल सेटिंग्स बनाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हमारे क्लिनिकल जजमेंट्स को एक्यूरेट बनाने में हेल्पफुल होते हैं, या हमें किस तरह पता चलेगा जो हम क्लिनिकल जजमेंट्स कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसमें सबसे पहले हम इल्यूजनरी कोरिलेशंस देखेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारी जिस भी चीज़ के साथ एक एसोसिएशन है, अगर वो एसोसिएशन मतलब हमें लगे कि यार हमारी किसी चीज़ के साथ जो एसोसिएशन है सही है या गलत है, तो वो जो सही या गलत की जो एसोसिएशन है किसी भी चीज़ की तरफ, वो हमें इस चीज़ की श्योरिटी देगी कि दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड और रॉन्ग। इस तरह इनसाइड और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें ये बताएगा
कि हिंडसाइट इज़ अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना आफ्टर इट्स हैपनिंग, ठीक है? और फिर कॉन्फिडेंस हमें किस तरह से बता सकता है कि अगर हम देखें कि हम एक बंदे के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि उसकी चीज़ जो है वो क्लिनिकल जजमेंट्स की तरफ मतलब उसकी जो क्लिनिकल जजमेंट है वो ठीक है या गलत है। तो ये चीज़ भी जो है वो बताती है कि क्या हम क्लिनिकल जजमेंट ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ के बारे में वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद सेल्फ कन्फर्मिंग डायग्नोसिस, अगर हम ये देखें कि एक जो हमारे पास क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसकी स्टेटमेंट और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो मिल रही हैं, ठीक है? अगर वो मिल रही हैं तो हम अपने डायग्नोसिस में कंफर्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बंदा जो है वर्बली हमें कहे या हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल उसकी एविडेंस दे, तो ऑब्वियसली हम स्टैटिस्टिकल एविडेंस की तरफ जाएँगे। तो स्टैटिस्टिकल एविडेंस जो है वो हमें क्लिनिकल जजमेंट्स के एक्यूरेट होने के जो है वो शवाहिद देगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जो है क्लिनिकल जजमेंट्स हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं या किस तरह से ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो रही हैं, क्या वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं, ठीक है? और उनकी इम्प्लीकेशंस किस तरह से हो रही है, तो उससे हम देखेंगे कि किसी भी जो है वो प्रैक्टिशनर को इस चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना चाहिए कि जो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी स्टेटमेंट के साथ क्लाइंट की स्टेटमेंट जो है वो एग्री कर रही है तो वो उस चीज़ को जो है ना वो वैलिड मान ले। ऐसा नहीं होता। तो उसे उसके लिए जो है प्रॉपर एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा जिसके लिए उसे वैलिड मानना पड़ेगा कि ये चीज़ वैलिड है या नहीं। फिर इसी तरह उसे जो है वो रिलेशनशिप्स की टेंडेंसी को समझना पड़ेगा दैट अगर रिलेशनशिप्स जो है वो किस लेवल का रिलेशनशिप है और किस हद तक का जो रिलेशनशिप है और कितना क्लोज और कितना जो है वो दूर का रिलेशनशिप है। तो इस तरह की जो है रिलेशनशिप की टेंडेंसीज़ को, ये रिलेशनशिप की जो आपस की कह लें कि ताल्लुक होता है उसको समझने के लिए भी उसे अवेयर होना पड़ेगा। और जो एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है उसे इस चीज़ को समझनी चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द माई मेमोरी। तो उसे अपनी मेमोरी पर उस तरह से रिलाई नहीं करना चाहिए, उसे अपनी राइटिंग पर रिलाई करना चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं वो हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन में हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन की और रियलिज़्म की, ठीक है? क्या हमारी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो रिज़ल्ट ऑफ डिप्रेशन है? या क्या हमारा डिप्रेशन जो है वो रिज़ल्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग है? ठीक है? अब इसका जवाब ये है कि किस तरह से नॉर्मल पीपल किस तरह से सोचते हैं और अगर वो उन चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करना शुरू करें, तो वो जो है एग्ज़ैजरेशन जो है किसी भी बिहेवियर की हमें लीड्स टुवर्ड्स नेगेटिव थिंकिंग लेके जाती है, ठीक है? अब अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब एग्ज़ैजरेट अगर कोई बंदा कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो ऑब्वियसली वो जो चीज़ है या उसका बिहेवियर जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और जबकि डिप्रेशन लोग जो होते हैं वो दे ऑलरेडी हैविंग द नेगेटिव फीलिंग्स। Negative feelings leads toward the depression and depression can also lead toward the negative thinking. अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक फिनोमेना बताया गया है कि किस तरह से जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स कैन लीड्स यू टुवर्ड्स द डिप्रेशन एंड डिप्रेसिव फीलिंग्स कैन लीव यानी कि दो इसमें दो जो है वो स्टाइल्स बताए गए हैं कि डिप्रेशन के लोगों का सोचने का स्टाइल क्या होता है और जो है वो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि नॉन डिप्रेसिव लोगों के सोचने का क्या स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखें कि एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्सन जिन्हें डिप्रेशन नहीं होगा उनका उनका थिंकिंग स्टाइल होगा नो इट्स अ टेम्परेरी सेटबैक। जबकि जो पर्सन जिसको डिप्रेशन होगा वो सोचेगा कि नहीं इट्स गोइंग टू लास्ट, यानी कि ये बस आखिरी चीज़ है, ठीक है? और जो ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल एट्रिब्यूशनल स्टाइल होगा उसका मतलब होगा कि नहीं ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ टेम्परेरी सेटबैक है। इसी तरह नो एवरीथिंग एल्स इज़ ओके। वो सोचेगा कि अब जो है ना वो बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाएँगी। और ये सोचेगा नो इट्स गोइंग टू रुइन मी, ये बस ये मेरे लिए आखिरी चीज़ है, ये मुझे तबाह कर देगी। यू नो इट वाज़ नॉट माय फॉल्ट। ऑप्टिमिस्टिक लोग सोचेंगे कि ये नहीं है, मेरा गलती नहीं है। पर जो दूसरे डिप्रेसिव लोग होंगे वो सोचेंगे कि नहीं ये सिर्फ मेरे ही जो है वो गलती है, ये मेरी ही वजह से ऐसा हुआ, यानी कि वो सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देंगे।
So in this picture, depression is linked with a negative and a pessimistic way of explaining and interpreting failures. So now there comes loneliness. First we have studied about the depression. Loneliness और किस तरह से हमें जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है, ये हमारे लिए जो है वो problematic behavior cause कर सकती है. Feeling lonely and excluded can lead towards the behavioral problems. Loneliness, depression and shyness feed one another. Loneliness is the headache of mental disorders. Is loneliness also a product of thinking? So it can be the product of thinking. Consider one can be lonely in a crowd. Is loneliness the result of longing for specific kind of people and connections? अगर हमें लगे कि loneliness जो है वो हमें सिर्फ लोगों के साथ connection के साथ ही हम, यानी कि अगर हम लोगों से disconnect होंगे तो ही हमें loneliness feel होगी, तो ये ऐसा नहीं होता. इसके लिए हमें जो है वो अपना thinking process change करना पड़ेगा और उसके लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा. बट कॉग्निटिव प्रोसेसेस कंपनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में हम आगे पढ़ेंगे. एंजाइटी एंड शाइनेस किस तरह से हमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है. एक इंसान है, अगर उसने अपनी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस देनी है, तो अगर वो शाइनेस, अगर उसके अंदर शाइनेस होगी या वो एंग्शियस फील कर रहा होगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक पूरा प्रोसेस काम करेगा. ठीक है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस इस तरह से काम करेगा कि उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज़ करना शुरू कर देगी. यानी कि एक बंदा सोचे कि यार पता नहीं मैं प्रेज़ेंटेबल लग भी रहा हूँ या नहीं, या मेरी अपीयरेंस किस तरह से लग रही है पब्लिक के आगे. तो ये जो चीज़ है उसके लिए जो है वो एंग्ज़ायटी और जो शाइनेस की जो चीज़ है उसके लिए जो है प्रॉब्लम कॉज़ कर देगी. इसी तरह के एक बंदा अपनी सिचुएशंस को ओवर पर्सनलाइज़ करता है, यानी कि अपनी सिचुएशन को अ अ, ज़्यादा जो है ना वो पर्सनली देखना शुरू कर देता है और उसके लिए देखे कि यार ये बंदा भी पता नहीं मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, ये बंदा भी मेरे बारे में ही सोच रहा होगा. तो ये जो चीज़ें जो है ना किसी भी सिचुएशन के बारे में पैरानॉइड तरीके से जो है एक्ट करना जो है वो इंसान को प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स की तरफ ले जाता है. ठीक है, अगर इसी तरह अगर एक बंदा जो है वो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, यानी कि अब्यूसिवली अल्कोहल यूज़ कर रहा है टू रिलीव देयर नर्वसनेस एंजाइटी, तो वो इसका मतलब है कि वो किसी भी सिचुएशन को ओवर पर्सनलाइज़ कर रहा है, यानी कि सिचुएशन को एग्ज़ैजरेट करके देख रहा है. इसी तरह हेल्थ इलनेस, अगर हम डेथ की बात करें तो जो ऑप्टिमिज्म एंड हेल्थ है, यानी कि जो ऑप्टिमिस्टिक तरीका रखने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ जो है वो बेटर होती है. इसी तरह स्ट्रेस जो है वो इलनेस की तरफ लेके जाता है. लर्न्ड हेल्पलेसनेस जो है वो भी इलनेस की तरफ लेके जाती है और इलनेस जो है वो पेसिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग की तरफ लेके जाती है. तो इस तरह की जो चीज़ें अगर हम देखें इन चीज़ों को, तो ये जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कॉज़ करती हैं. इसी तरह एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, एक बंदा है वो हर वक़्त बस यही करता रहता है, यार मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता. ठीक है, तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ये इंसान की नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है. ठीक है, अगर यही होपफुल उसका स्टाइल हो कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अब कुछ करके दिखाऊँगा, तो ये जो स्टाइल वे ऑफ थिंकिंग है ये इंसान का जो है वो ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है, व्हिच इज़ जनरली गुड फॉर द हेल्थ. इसी तरह जो है अगर हम बात करें द हीलिंग पावर, देखिए अगर हमने इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जो है वो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ होता है. ठीक है, अगर हम पॉजिटिव बिलीफ पर काम करें तो वो हमारे लिए प्लाज़िबो इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, अल्टरनेट का काम करता है हमारे लिए. अगर हम बिलीव करना शुरू कर दें दैट वी कैन अचीव समथिंग, देन वी कैन अचीव समथिंग. ठीक है, और जो है वो ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो है वो हमें जो है वो रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है और हमारी बॉडी हेल्थ की जो है वो वेलबींग के लिए काम करती है. ठीक है, इसी तरह अगर हम अपने इंटरनल चेंज को अगर हम देखें कि हमारा इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज के थ्रू किस तरह आ रहा है, यानी कि हमारे हम बाहर के एनवायरनमेंट को देखें, हमारा बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल आवर फीलिंग्स बाय शेयर विल पावर, वी कैन इन्फ्लुएंस देम इनडायरेक्टली थ्रू आवर बिहेवियर. हम उस तरह का एक्ट करना शुरू कर देंगे, हम उस तरह का जो है ना वो बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी ठीक है, कि ये जो चीज़ हमें ये चाहिए और हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं. ठीक है, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो हमें उसके लिए खुशी का एक्ट करना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसी करैक्टर में रहना पड़ेगा जिस करैक्टर हम चाहते हैं कि हमें ये करैक्टर बन जाए.
ठीक है, अब इन सब चीज़ों को जो है वो देखने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेज़ हैं जो ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ऐसे कौन-से स्टाइल्स हैं जिन्हें अपना के हम उन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें जो इस तरह के पेसिमिस्टिक जो साइकिल्स हैं, यानी कि हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल हैं, हमें उन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। उन्हें ब्रेक करने के लिए जो है वो हमें कुछ स्किल्स और ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी। ठीक है, अब हम वो स्किल्स और ट्रेनिंग किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि हम by observing and practicing new behaviors in life safe situations, one may develop the confidence to behave more effectively in other situations. ठीक है, अगर हम जो है वो न्यू बिहेवियर्स को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने पुराने बिहेवियर से उनको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की हमने बात की कि हम नेगेटिव बिलीव्स को किस तरह से पॉजिटिव बिलीफ में अगर चेंज करें तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन रिड्यूसिंग आवर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसी तरह मेंटेनिंग चेंज थ्रू इंटरनल एट्रीब्यूशंस फॉर सक्सेस। ठीक है, हम इंटरनल एट्रीब्यूशंस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। वन इम्प्रूवमेंट इज अचीव्ड इन इट endures बेस्ट इफ वन attributes it to factors under his own control। ठीक है, अगर हमारे अंदर हम कुछ अचीव करते हैं तो वो हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है टू अचीव समथिंग मोर। इसी तरह हम जो है वो यूजिंग थेरेपी या सोशल इन्फ्लुएंस वन पर्सन इफेक्टिंग अदर, अगर हम जो है वो थेरेपीज यूज करें टू फॉर सोशल इन्फ्लुएंस, तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि कोई भी एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को इफेक्ट कर सकता है। अगर हम सोशल इन्फ्लुएंस की थेरेपी यूज करें, यानी कि हम सोशली किस तरह से लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उन लोगों से बातचीत करें जो हमें लगे कि यार ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो लोग हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट। इसी तरह हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी हेल्थ मेंटेन करने में हमें जो है वो हेल्पफुल होते हैं कि किस तरह एक बंदा जो है वो इफ दे आर हैविंग अ क्लोज फैमिली रिलेशनशिप दे ही इज मोर लाइकली टू डाई, जो है ना ही इज लेस लाइकली टू डाई प्रीमेच्योरली। इस तरह मैरिड लोग जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू द अनमैरिड पीपल बिकॉज दे आर इन हेल्दी रिलेशनशिप्स। क्लोज रिलेशनशिप्स में अगर हम बात करें जो है वो कन्फाइडिंग इन हेल्थ की एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म द बेनिफिट्स ऑफ एंगेजिंग विद अदर्स रादर देन सप्रेसिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस। अगर हम दूसरे लोगों के साथ मसरूफ रहेंगे तो हम अपने स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। इसी तरह पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड हेल्थ, these things can be helpful in reducing access to quality health care, यानी कि अगर एक बंदा जो है वो इनइक्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है, अगर हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे तो जो है हमारे अंदर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे, और पॉवर्टी ख़त्म करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। इसी तरह जो है वो अगर हम स्मोकिंग को क्विट करते हैं एंड देन अगर हमारा जो स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है उसे अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हम जो है वो हैप्पीनेस की तरफ और वेल बीइंग की तरफ जा सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस, these close friendships and close relationships help you out to boost your self esteem and टू बूस्ट योर वेल बीइंग। ठीक है, और मैरिटल अटैचमेंट हैप्पीनेस देखें तो लेस इट क्रिएट्स द लेस रिस्क फॉर डिप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनहेंसिंग हैप्पीनेस कि किस तरह से हम हैप्पीनेस को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हैप्पीनेस जो है वो, अगर आप ये सोच लें कि हैप्पीनेस जो है ना खुद क्रिएट करने से नहीं आएगी तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए हमें हैप्पी एक्ट करना पड़ेगा। हम क्योंकि हम चाहते हैं हम खुश रहें तो उसके लिए हमें खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि हम अपने टाइम पर जो है वो कंट्रोल करें। हम एक टाइम टेबल बनाएं, हम उसके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, फिर ये कि हम अपने फारिग वक्त को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में चेंज करें ताकि हम अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकें। उस स्किल्स को यूज़ करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर वेल बीइंग। इसी तरह हम जो है वो जॉइन द मूवमेंट, मीन्स कि हमें किसी न किसी अपनी ऐसी मूवमेंट की तरफ रहना चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो इन रिड्यूसिंग आवर बोर्डम। हमें कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जो कि हमारे टाइम को प्रोडक्टिव बना दे। हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, हमें अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए।
हमें अपनी सेल्फ को जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन में रहना चाहिए, दैट हमें हर वक्त जो थैंकफुल रहना चाहिए टू गॉड कि जिसने हमें सांसें दी, एंड वी आर वर्किंग एंड वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर मेकिंग आवर टाइम प्रोडक्टिव, and then we should do something to satisfy our spiritual self, to nurture our spiritual self. We should do such type of activities which are going to helpful in our well-being. So that was it for today's topic. Thank you for watching the video. Take care and Allah Hafiz.